स्टूडेंट्स हम करेंगे एनसीईआरटी की एग्जांपल्स ऑन द चैप्टर ऑफ एटम्स। तो एटम्स का जो चैप्टर है उसकी हम एनसीईआरटी एग्जांपल्स कर लेते हैं। तो सबसे पहले एग्जांपल नंबर 12.1, इसमें ये कहा हुआ है इन द रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम द न्यूक्लियस radius about 10 raised to power minus 15 meter is analogous to the sun, about which the electron move in orbit radius 10 raised to power minus 10 meter like the earth orbits around the sun. If the dimensions of the solar system had the same proportions as those of the atom, would the earth be closer or too farther away from the sun than actually it is? The radius of Earth's orbit is 1.5 into 10 raised to power 11 meter. The radius of the sun is taken as 7 into 10 raised to power 8 मीटर। तो इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा हुआ है कि जिस तरह से इलेक्ट्रॉन जो होता है वो रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस का साइज़ लगभग 10 रेज टू पावर माइनस 15 मीटर होता है और जो एटम का साइज़ होता है वो लगभग 10 रेज टू पावर माइनस 10 मीटर के बराबर होता है। तो ये कहा गया है कि अगर जो अर्थ है वो भी सन के आसपास उसी प्रोपोर्शंस में रिवॉल्व करती जिस तरह से इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस, तो क्या अर्थ जो है वो सन के नज़दीक होती या सन से दूर होती देन एक्चुअली इट इज़। जो इस वक्त रिवॉल्व कर रही है इसके मुकाबले में क्या अर्थ दूर होती या नज़दीक होती, ये हमने कैलकुलेट करके बताना है। सबसे पहले हम इनकी दोनों की आपस में रेशो देख लेते हैं। इन दोनों की रेशो क्या बन जाती है कि ये एटम का साइज़ है और ये न्यूक्लियस का साइज़ है। ये हम बात कर रहे हैं एटम की, तो एटम का साइज़ डिवाइडेड बाय न्यूक्लियस का साइज़ दैट बिकम्स 10 रेज़ टू पावर 5। तो इसी तरह से अगर हम ये देखेंगे कि मतलब जो एटम का साइज़ है वो न्यूक्लियस के साइज़ से 10 रेज़ टू पावर 5 टाइम्स ज़्यादा है। तो इसी तरह अगर अर्थ और सन के केस में भी यही प्रोपोर्शन होती तो तब क्या होना था, अर्थ की ऑर्बिट का साइज़ क्या होना था, 10 रेज़ टू पावर 5 टाइम्स होना था। किससे? जितना कि सन का रेडियस है। सन का रेडियस हमें बताया हुआ है कितना, 7 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8। तो यहाँ पर 10 रेज़ टू पावर 5 टाइम्स 7 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8 मीटर होना था, जो बन जाता 7 इंटू 10 रेज़ टू पावर 13, इतना बन जाता। ये लगभग 100 टाइम्स ज़्यादा है, क्योंकि अर्थ का रेडियस तो बताया हुआ है, जो अर्थ घूमती है अराउंड द सन उसका रेडियस बताया हुआ है तकरीबन 10 रेज़ टू पावर 11, ये तकरीबन आ रहा है 10 रेज़ टू पावर 13, तो तकरीबन 100 टाइम्स ज़्यादा है। तो इसका मतलब अर्थ जो है वो सन जहाँ पर एक्चुअल में अब रिवॉल्व कर रही है इससे 100 टाइम्स ज़्यादा उसका रेडियस होता, यानी अर्थ बहुत दूर रिवॉल्व करती। तो इसका मतलब ये है कि ये वाली प्रोपोर्शंस जो हैं, जो एटम वाली प्रोपोर्शंस हैं, वो अर्थ और इसके लिए जो हमारा सोलर सिस्टम है उसके लिए ये वैलिड नहीं होती। तो इससे ये पता चलता है कि जो एटम के बीच में काफ़ी ज़्यादा एम्प्टी स्पेस जो है वो होता है। उसके बाद नेक्स्ट हम एग्जांपल देख लेते हैं 12.2। इन द जेगर मॉर्सेडेन experiment, what is the distance of closest approach to the nucleus of a 7.7 MeV alpha particle before it comes momentarily to rest and reverses its direction? तो आपको पता है कि इसमें क्या हुआ था कि अल्फ़ा पार्टिकल को भेजा जाता है टूवर्ड्स द गोल्ड शीट या गोल्ड फाइल की तरफ भेजा जाता है। तो उसमें क्या होता है कि ये बिल्कुल जब उसके नज़दीक पहुंचता है, क्योंकि अल्फ़ा पार्टिकल पॉजिटिव होता है और गोल्ड का जो न्यूक्लियस है वो भी पॉजिटिव होता है, तो इसलिए वो क्या करता है कि वो उसके बिल्कुल नज़दीक पहुंच के रिपेल होके अपने ही पाथ पर वापस आ जाता है। तो इसमें क्या होता है कि शुरू में जो उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है अल्फ़ा पार्टिकल की, जब वो बिल्कुल उसके क्लोजेस्ट चला जाता है न्यूक्लियस के, गोल्ड के न्यूक्लियस के, तो उस वक्त उसकी पूरी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाती है। तो हम यहाँ पर देखेंगे के को हम मान लेते हैं काइनेटिक एनर्जी। के जो है वो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है और पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये है 2E इज़ द चार्ज ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल एंड ZE इज़ द चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस। कोई भी न्यूक्लियस हो सकता है, मान लीजिए अभी हम गोल्ड की बात नहीं करते, किसी भी न्यूक्लियस की बात कर लेते हैं ZE। तो डिवाइडेड बाई डिस्टेंस, जितना वो ज़्यादा से ज़्यादा नज़दीक जाता है गोल्ड के न्यूक्लियस के, जब वो बिल्कुल जाकर रुक जाता है ना गोल्ड के न्यूक्लियस के नज़दीक, उस वक्त गोल्ड के न्यूक्लियस के बीच में
और उसके बीच में जो डिस्टेंस होता है वो d होता है, जिसको हम कहते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो ये हमारे पास बन जाता है 2ZE का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4πε0d। ठीक है, तो अब d किसके बराबर हो गया, d को आप एक साइड पर रख लीजिए, तो बाकी चीज़ें दूसरी साइड पर रख लीजिए, 2ZE² 4πε0k। तो अब हम सब चीज़ों की वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो z को रहने दो, अभी 2 को पुट कर लिया, तो जो इसका e जो होता है उसको 1/4πε0 को हमने लिख लिया 9 × 10⁻⁹, तो e की वैल्यू हमने लिख ली 1.6 × 10⁻⁻19 का स्क्वायर लिख लिया। तो डिवाइडेड बाई काइनेटिक एनर्जी हमें शुरू में दी गई है। काइनेटिक एनर्जी इस केस में हमें जो दी हुई है, काइनेटिक एनर्जी हमें दी हुई थी 7.7 MeV, जिसको हमने कन्वर्ट करके किस में बना लिया, हमने बना लिया जूल्स में। तो जब हम इसको जूल्स में कन्वर्ट करते हैं तो इट विल बिकम 1.2 × 10⁻12 जूल। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे इट बिकम्स 3.84 × 10⁻6 Z मीटर। तो अगर हम गोल्ड की बात करें, अगर हम गोल्ड का मान लेते हैं, गोल्ड का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 79 होता है, तो अगर हम Z के बदले यहाँ पर 79 पुट कर लें तो हमारे पास डिस्टेंस जो आता है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, किसके लिए, गोल्ड के लिए, दैट विल कम इक्वल टू 3 × 10⁻14 मीटर, या लिख सकते हैं 30 फर्मी, क्योंकि फर्मी होता है 10⁻⁻15, तो 30 फर्मी आ जाता है। तो 30 फर्मी एक बहुत ही छोटा डिस्टेंस है, फर्मी एक बहुत ही छोटा डिस्टेंस होता है। तो एक्चुअल में ये जो हमारी कैलकुलेशन आई, ये हमारी कोई इतनी एक्यूरेट नहीं आई, क्योंकि गोल्ड का जो न्यूक्लियस होता है वो होता है 6 फर्मी होता है। तो फिर ये इसकी वैल्यू 30 फर्मी क्यों आ रही है, क्योंकि जो अल्फ़ा पार्टिकल होता है वो पूरी तरह से गोल्ड के न्यूक्लियस के साथ टच नहीं होता, ये टच होने से पहले ही रुक जाता है और फिर वापस आ जाता है। तो इसलिए जो हमारे पास डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच जो है वो ज़्यादा आ रहा है, तो लेकिन जो रेडियस होता है गोल्ड के न्यूक्लियस का वो 6 फर्मी होता है। तो ये जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच जो होता है ये सिर्फ हमें आइडिया दे देता है किसके बारे में, न्यूक्लियस के रेडियस के बारे में। एग्जैक्ट न्यूक्लियस का रेडियस जो ये हमें नहीं बताता है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट से हमें यही पता चलता है कि इसमें जो न्यूक्लियस का रेडियस है वो थोड़ा छोटा होता है, तो जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच थोड़ा ज़्यादा आ जाता है। उसके बाद एक क्वेश्चन है 12.3, तो इसमें ये कहा गया है, इट इज़ फाउंड एक्सपेरिमेंटली दैट 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड टू सेपरेट ए हाइड्रोजन एटम इनटू ए प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। कंप्यूट द ऑर्बिटल रेडियस एंड वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन ए हाइड्रोजन एटम। तो अगर हाइड्रोजन के एटम में होता क्या है, एक प्रोटॉन होता है सेंटर में, जिसको जो न्यूक्लियस होगा, तो उसके आसपास एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है, वो हाइड्रोजन का एटम बन जाता है। तो हमसे ये कहा गया है कि अगर हम इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन से अलग करना चाहें तो हमें 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो बताइए कि इसका ऑर्बिटल रेडियस कितना है हाइड्रोजन का, ठीक है, और साथ में हमें ये भी बताइए कि जो इसकी जो वेलोसिटी जो है इलेक्ट्रॉन की वो कितनी इसमें हो जाएगी। तो दो चीज़ें हमसे पूछी गई हैं। सबसे पहले तो हम एनर्जी को कंप्यूट करेंगे, तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है, तो लेकिन ये दी गई है ईवी में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो हम इसको जूल्स में कन्वर्ट कर लेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.6 इंटू 10⁻19 से मल्टीप्लाई करके इसको जूल्स में बना लेंगे, ये बन जाएगी -2.2 इंटू 10⁻18 जूल। अब आपको ये बात पता है कि जो एनर्जी की एक्सप्रेशन होती है वो होती है -E²/8πε0r। तो एनर्जी हमारे पास किसके बराबर आ रही है, -2.2 इंटू 10⁻18 जूल, इसके बराबर आ रही है। तो इसमें r जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, r को एक साइड पर रखिए, तो -E²/8πε0 तो E की वैल्यू भी पता है हमें, 1/8πε0 की वैल्यू भी पता है, 1/4πε0 की वैल्यू पता होती है, तो एक 2 नीचे रह जाएगा, 2 इंटू 4 था ना, तो 4πε0 को लग रहने तो साथ में 2, ये वाला 2 आ जाएगा। तो इस तरह से सभी चीज़ों की वैल्यू जब हम पुट करते हैं तो हमारे पास ये बन जाएगा रेडियस।
मीटर्स में, तो वेलोसिटी जो होती है, वेलोसिटी ऑफ रिवॉल्विंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी किसके बराबर होती है? इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है वो होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31। तो वेलोसिटी जो होती है दैट इज़ E डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mr। तो हमें 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी पता है, E की वैल्यू पता है, m जो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेडियस अभी हमने कैलकुलेट किया था, सब की वैल्यू अगर हम पुट करते हैं हमारे पास बन जाता है 2.2 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से हमने रेडियस भी कैलकुलेट कर लिया और साथ में हमने उसकी वेलोसिटी को भी कैलकुलेट किया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 12.4, अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी कैलकुलेट द इनिशियल फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट emitted बाय द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड ए प्रोटॉन इन हाइड्रोजन एटम। तो क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के हिसाब से आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन जो है जब वो रिवॉल्व करेगा न्यूक्लियस के आसपास तो वो एनर्जी इमिट करेगा, क्योंकि वो धीरे धीरे न्यूक्लियस की तरफ जाता जाएगा, स्पाइरल डाउन होता जाएगा। तो हमसे पूछा गया है कि वो इनिशियल शुरू में वो कितनी एनर्जी जो है इमिट करेगा। कैलकुलेट द इनिशियल फ्रीक्वेंसी, हमने फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। तो आपको पता है कि जो हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी किसके बराबर हो जाएगी, V/2πr, ठीक है, V/2πr के बराबर होती है। तो जो फ्रीक्वेंसी जो वेलोसिटी हमें वेलोसिटी दी गई है वो है 2.2 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकंड। ये कहाँ से हमने किया, जो पिछले क्वेश्चन से 2.2 इंटू 10⁻6 आई थी 2 पाई। तो रेडियस भी हमने पिछले क्वेश्चन में किया था 5.3 इंटू 10⁻11। तो दोनों चीज़ों की वैल्यू पुट करके अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास बन जाता है 6.6 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज़। तो इसका मतलब ये है क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के हिसाब से जो इनिशियल जो इसकी फ्रीक्वेंसी अमिट होगी, जो इनिशियल फ्रीक्वेंसी अमिट होगी हाइड्रोजन एटम में से, दैट विल बी इक्वल टू 6.6 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज़।